आप सभी ने हर्षद मेहता के बारे में तो सुना ही होगा। में सोनी लिव पर आई उनकी वेब सीरीज स्कैम 1992 बहुत फेमस हुई थी। चारों तरफ बस उसी की चर्चा थी। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके आगे आपको हर्षद मेहता का स्कैम भी छोटा लगेगा। आपने बहुत से स्कैम सुने होंगे, विजय माल्या का स्कैम, सत्यम स्कैम, बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि एक स्कैम ऐसा है जो इन सभी स्कैम से कई ज्यादा बड़ा है। ये स्कैम इतना बड़ा था कि इसमें कई सारे पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस वाले, लॉयर सभी शामिल थे। इस स्कैम का साइज हर्षद मेहता के स्कैम से 6 गुना ज्यादा बड़ा था। इस स्कैम का साइज तकरीबन 32,000 करोड़ का था, पर कई लोगों का मानना है कि ये नंबर इससे भी कई ज्यादा बड़ा था। इवन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ये बड़ा स्कैम। पर जो असल नंबर है वो कभी सामने आ ही नहीं पाया। कर्नाटका के खानापुर में जन्मा तेलगी रेलवे में क्लास 4 का एक ऑफिसर का बेटा था। जब तेलगी 7-8 साल का था तो उसके फादर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद घर का सारा जिम्मा उसके और उसके भाइयों पर आ जाता है। जी हाँ, उसके 2 भाई भी थे, अब्दुल रहीम और अब्दुल अजीम। फादर की डेथ के बाद उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसके चलते तेलगी और उसके भाइयों को खानापुर रेलवे स्टेशन में फ्रूट बेचकर अपना गुजारा चलाना पड़ा। तेलगी ने अपनी स्कूलिंग सर्वोदय विद्यालय से करी, जिसका खर्चा उसने फल सब्जी बेचकर ही निकाला। और स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद बेलगांव के गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उसने बीकॉम की डिग्री ली। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तेलगी जॉब ढूंढता है, पर उसको कोई भी जॉब नहीं मिलती। काफी थक हारने के बाद वो माया नगरी मुंबई चला जाता है, जहाँ से उसको बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। अब मुंबई पहुँचने के बाद तेलगी को कई जॉब आसानी से मिल तो जाती हैं, पर उसका किसी भी जॉब में मन नहीं लगता और वो जहाँ भी जॉब करता उसे वहाँ से निकाल दिया जाता था, क्योंकि वो कहीं भी सही से काम नहीं करता था। जैसे हर मिडिल क्लास का सपना होता है बहुत सारे पैसे कमाना। एक दिन ऐसा आना है जूते के कलर से मैच करके ना मैंने गाड़ियां बदलनी है, ठीक है, पीली लैम्बोर्गिनी, लाल फरारी। तेलगी का भी सपना होता है कि वो बहुत सारे पैसे कमाए। एक दिन उसको कहीं से पता चलता है कि मिडिल ईस्ट में जाकर बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो पैसा कमाने के लिए तेलगी 1978 में सऊदी अरेबिया चला जाता है, पर वहाँ भी उसका काम में मन ना लगने की वजह से, आलसी बिहेवियर की वजह से उसे हर जॉब से निकाल दिया जाता है। और इसी वजह से तेलगी सऊदी अरेबिया छोड़कर वापस मुंबई आ जाता है और यहीं से होती है एक बड़े स्कैम की शुरुआत। हर्षद मेहता की तरह ही अब्दुल करीम तेलगी भी जल्दी पैसा कमाने में इंटरेस्टेड था। उसे पैसे तो कमाना था, पर शॉर्टकट से, चाहे लीगल हो या इलीगल। पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। वो जल्दी से जल्दी इतना अमीर होना चाहता था कि वो लाइफ की हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। जिस समय तेलगी सऊदी अरेबिया में काम करता था, तब उसने नोटिस किया कि वहाँ इंडिया से बहुत से लोग इस लालच में आना चाहते हैं कि वो यहाँ से ढेर सारा पैसा कमा के वापस इंडिया ले जा सके, पर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण वो कभी भी सऊदी अरेबिया नहीं जा पाते थे। और यहीं से तेलगी के दिमाग में जन्म लिया एक स्कैम के आइडिया ने। उसने इंडिया वापस आकर अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम की कंपनी स्टार्ट करी, जिसका काम लोगों के फेक वीजा एंड पासपोर्ट बनाना था। इवन जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते थे, वो उनका भी फेक वीजा एंड पासपोर्ट बना देता था और उन्हें इमिग्रेशन में क्लियरेंस दिलवाकर मिडिल ईस्ट भेज देता था। ऐसा करके तेलगी ने इस धंधे से कुछ सालों में खूब सारा पैसा छाप लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आप 2 नंबर का धंधा करोगे तो एक ना एक दिन जरूर आएगा जब तुम पकड़े जाओगे। जब तेलगी के स्कैम का पता इमिग्रेशन ऑफिसर्स को चला तो उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इमिग्रेशन एक्ट के तहत उसे कुछ सालों तक जेल की सजा सुनाई गई। मगर इसी दौरान जेल में अब्दुल करीम तेलगी की क्रिमिनल माइंडेड लोगों से मुलाकात होती है, जिनमें से एक था रतन सोनी, जो कई बार जेल की हवा खा चुका था। रतन सोनी स्टॉक मार्केट में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के जुर्म में पकड़ा गया था। रतन सोनी तेलगी को सलाह देता है कि ये छोटे मोटे हाथ मारने से कुछ नहीं होता, हाथ मारना है तो बड़ा मारो। तेलगी को समझ नहीं पाता तो फिर सोनी उसे समझाता है कि वो स्टैम्प पेपर की बात कर रहा है। रतन सोनी तेलगी को बताता है कि स्टैम्प पेपर्स पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, ना ही इन्हें कोई चेक करता है। एक बार इन पे ठप्पा लगाने के बाद वो सरकारी दफ्तर की अलमारियों में धूल खा रहे होते हैं। वो तेलगी को बताता है कि अगर हम नकली स्टैम्प पेपर्स बनाना शुरू कर दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये स्टैम्प पेपर्स असली हैं या नकली। स्टैम्प पेपर्स एक ऐसी चीज है जिसका हर जगह यूज किया जाता है। प्रॉपर्टी, रेंट एग्रीमेंट, वीजा, एफिडेविट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि स्टैम्प पेपर्स का भी कोई घोटाला कर सकता है। इसलिए तेलगी और रतन सोनी स्टैम्प पेपर्स को ही टारगेट बनाते हैं। अब दोनों जेल से छूटने के बाद इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, पर ये काम वो अकेले नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें साथ चाहिए था पॉलिटिशियंस का,
पुलिस का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और अंडरवर्ल्ड का। अब तेलगी ने पूरा प्लान बना लिया था, पर अभी भी एक चीज की कमी थी, वो थी स्टैम्प पेपर्स बनाने वाली मशीन और उसमें यूज होने वाले मटेरियल्स की, जिसका जुगाड़ भी तेलगी कर ही लेता है। अब भारत में जितने भी स्टैम्प पेपर्स प्रिंट होते हैं वो सभी नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में प्रिंट होते हैं। जब स्टैम्प पेपर की मशीन पुरानी हो जाती है या जंक हो जाती है तो गवर्नमेंट उन्हें या तो ऑक्शन में डाल देती है या उन्हें स्क्रैप कर देती है। तेलगी ने जैसे तैसे करके जुगाड़ बैठाया और वो मशीन खुद खरीद ली विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। और तो और उन मशीन में यूज होने वाली मटेरियल जैसे डाई एंड पेपर भी उसने बल्क में खरीद लिया। महाराष्ट्र के एक बड़े जाने माने पॉलिटिशियन के सपोर्ट के दम पर तेलगी 1994 में मुंबई में अपना पहला स्टैम्प पेपर का ऑफिस सेटअप करता है और अब उसके पास वो सब कुछ था जिससे वो स्टैम्प पेपर स्कैम को अंजाम दे सकता था। अब अब्दुल करीम तेलगी ने रतन सोनी के साथ मिलकर स्टैम्प पेपर प्रिंट करके बेचना शुरू कर दिया। और कमाल की बात तो ये थी कि वो इस खूबी से स्टैम्प पेपर्स को प्रिंट करते थे कि पहचानना मुश्किल होता था कि असली स्टैम्प पेपर कौन सा है और नकली कौन सा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि तेलगी की खुद की सेल्स टीम भी थी जिसमें 350 से भी ज्यादा MBA और CA काम करते थे, जो उसके लिए स्टैम्प पेपर्स बेचते थे जिनका उन्हें मोटा कमीशन मिलता था। नॉन जुडिशियल स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, ब्रोकर नोट, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस स्टैम्प, ऐसा कोई स्टैम्प पेपर नहीं था जिसे तेलगी प्रिंट ना करता हो। हर तरह के स्टैम्प पेपर्स को वो प्रिंट करने लग गया था। अब इसी दौरान रतन सोनी और तेलगी के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तेलगी इस टाइम तक 100 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स महाराष्ट्र और उसके बाहर ऑपरेट कर रहा था। अपने इस काम को और ज्यादा बड़े स्केल पर ले जाने के लिए तेलगी स्टैम्प पेपर को डिस्काउंट पर बेचने लगता है और उसे पता था जब तक गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं तब तक अपने धंधे को और बड़े स्केल पर ले जाना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए वो गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर्स को ही मार्केट से गायब करना शुरू कर देता है। वो जितने भी ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स होते हैं उन्हें पॉलिटिशियंस की हेल्प लेकर फेक एड्रेस पर भिजवा देता था, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाती थी। जिसके बाद तेलगी अपने प्रिंट किए हुए फेक स्टैम्प पेपर्स को डिस्काउंट पर सेल करना शुरू कर देता है। उसने इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म, बिजनेस, यहाँ तक कि LIC, बैंक्स, बॉम्बे एक्सचेंज तक को फर्जी स्टैम्प पेपर बेचना शुरू कर दिया। तेलगी अब तक अपने इस स्कैम को भारत के 18 राज्यों तक पहुंचा चुका था। भारत के लगभग हर स्टेट में उसके फर्जी स्टैम्प पेपर घूम रहे थे और किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी। इस टाइम तक तेलगी काफी मोटा पैसा कमा चुका था। उसके पास इतना पैसा था कि हर्षद मेहता भी उसके आगे कुछ नहीं था। उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज, महंगी महंगी गाड़ियां जिसमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कार शामिल थी। इवन उसके पास खुद का प्राइवेट हेलीकॉप्टर तक था। ईयर 2000 के अराउंड तेलगी एक क्लब में जाता है जहां वह लड़कियों पर 90 लाख उड़ा देता है। उस टाइम पर 90 लाख एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता था। अब आप सोच सकते हैं कि उसके पास कितना पैसा था। क्या नाम था? नहीं मैडम, है अब्दुल करीम तेलगी। अब कोई इंसान इतनी ऊंचाइयां छू रहा हो, वो भी 2 नंबर के काम करके, तो ऑब्वियसली दुनिया की नजर तो उस पे जाएगी कि कैसे उसके पास इतना पैसा आ रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है तेलगी के स्टैम्प पेपर स्कैम के एक्सपोज होने की। कमाल की बात तो ये होती है कि तेलगी का ये जो पूरा स्कैम है उसका खुलासा उसी के बचपन का एक दोस्त करता है जिसका नाम जयंत तिनैकर होता है। तिनैकर जब नोटिस करता है कि तेलगी एक के बाद एक प्रॉपर्टीज खरीदे जा रहा है तो उसको शक होता है कि इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। उस कंजूस के पास इतना पैसा आया कहां से? इसकी कंप्लेंट वो पुलिस को करता है, पर ये वो देख के हैरान हो जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी बात तो कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा। एक बार तो तेलगी के ऊपर लगातार 5 बैक टू बैक FIR होती है, पर तेलगी 5 मिनट के अंदर अंदर उन सभी FIRs को अपने ऊपर से हटवा देता था, क्योंकि अब तक वो पूरे सिस्टम में घुस चुका था, इसलिए उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। जयंत तिनैकर तेलगी को खुद पर्सनली जाकर समझाता है कि सब काम छोड़ दे, पर तेलगी उसको अपने काम से काम रखने के लिए बोलता है। तिनैकर को वो धमकाता भी है कि अगर उसने उसके खिलाफ एक्शन लिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तिनैकर ने ठान लिया था कि अब वो तेलगी का पर्दाफाश तो करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन बेंगलोर पुलिस को खबर मिलती है कि 2 लोग फेक स्टैम्प पेपर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं
और ये खबर कोई और नहीं बल्कि खुद तिनैकर पुलिस को देता है। पुलिस जब छानबीन करती है तो उन्हें वो स्टैम्प पेपर्स मिलते हैं जिन्हें तेलगी ने प्रिंट किया हुआ था। पुलिस ये देखकर हैरान थी कि कितनी सफाई से इन्हें प्रिंट किया गया है ताकि किसी को पता ही ना चल सके कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। पुलिस से जब पूछा जाता है कि इन सब के पीछे कौन है तो पुलिस पहले तो कुछ नहीं बताती, पर जब उन पर हर जगह से प्रेशर डाला जाता है तो फाइनली उन्हें रिवील करना पड़ता है कि इसके पीछे अब्दुल करीम तेलगी का हाथ है। अब पुलिस तेलगी के तलाश में लग चुकी थी और उन्होंने तेलगी के फोन को टैप करना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें कंफर्म हो गया कि इन सब नकली स्टैम्प पेपर्स के पीछे उसी का हाथ है। उसको हर जगह ढूंढा गया पर वो कहीं भी नहीं मिला। एक दिन पुलिस को अचानक से खबर मिलती है कि तेलगी अजमेर में है। दरअसल पुलिस को कहीं से पता चलता है कि तेलगी हर महीने रेलवे स्टेशन से अपने कुछ आदमी को अजमेर भेजता है और आगे चलकर उन्हें ज्वाइन करता है। ये खबर मिलते ही कर्नाटक पुलिस रेलवे स्टेशन से अजमेर के लिए रवाना हो जाती है, पर उन्हें कहीं तेलगी का कुछ पता नहीं चलता। कई दिनों तक तलाश के बाद पुलिस डिसाइड करती है कि अब उन्हें अजमेर से वापस लौट जाना चाहिए। उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो शायद गलत है। जाते जाते पुलिस सोचती है कि अब जब जा ही रहे हैं तो अजमेर की दरगाह के दर्शन करते हुए जाते हैं, क्या पता भगवान हमारी सुन ले। तभी उनमें से एक पुलिस वाले की नजर तेलगी जैसे दिखने वाले इंसान पे पड़ती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या यही तेलगी है। वो सोच में पड़ जाता है कि कैसे कंफर्म करूं कि यही तेलगी है। तभी उसे याद आता है कि तेलगी का दूसरा नाम लाला है और उसी टाइम वो पुलिस वाला जोर से चिल्लाकर बोलता है लाला। और फिर क्या था, तेलगी पलट कर देखता है कि उसे कौन बुला रहा है और पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि यही तेलगी है। तेलगी को भी मालूम चल जाता है कि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है, उसके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो खुद को सरेंडर कर देता है। 11 नवंबर वो दिन होता है जब फाइनली तेलगी को पकड़ लिया जाता है। पकड़े जाने के बाद वो कन्फेस करता है कि हाँ, उसने पूरे ये फेक स्टैम्प पेपर्स का स्कैम किया है। जब वो इस स्कैम का साइज बताता है तो सभी के मानो होश उड़ जाते हैं। तेलगी बताता है कि उसने तकरीबन 30,000 करोड़ का स्कैम किया है। इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच बिठाई जाती है। एसआईटी जांच पड़ताल में ये बताती है कि सिचुएशन ऐसी है कि कई सारी जगहों पर असली से ज्यादा नकली स्टैम्प पेपर्स मौजूद हैं। एसआईटी इस केस को बाद में सीबीआई को सौंप देती है और सीबीआई जब तेलगी का नार्को टेस्ट करती है तब उस दौरान तेलगी बताता है कि इस पूरे स्कैम में वो अकेला नहीं है, इसमें कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शामिल हैं। शरद पवार का नाम तो सुना ही होगा, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, वो भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा न जाने कितने ही बड़े बड़े नाम बाहर आए जिसमें सबको शॉक में डाल दिया। इस पूरे स्टैम्प पेपर घोटाले के लिए 2006 में अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई जाती है और 202 करोड़ की पेनल्टी भरने का आदेश दिया जाता है। ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट पेनल्टी है जो किसी क्रिमिनल पर लगाई गई थी। 2001 से 2003 के बीच तक तेलगी पर केस तो चल रहे थे, पर जेल में उसको 5 स्टार वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही थी। 2003 में जब अन्ना हजारे कोर्ट में PIL डालते हैं तब जाकर तेलगी के ऊपर तेजी से कार्रवाई की जाती है और उसे सजा सुनाई जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि तेलगी ने अपने जो जुर्म कबूल किए थे उसके पीछे एक बड़ा हाथ था उसकी वाइफ का। वो अपनी वाइफ की काफी इज्जत करता था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली और अपना जुर्म कबूल कर लिया। 2017 में एक दिन अचानक तेलगी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, लेकिन हर्षद मेहता की मौत की तरह ये तेलगी की मौत भी एक मिस्ट्री बन चुकी है। कई लोगों का मानना है कि तेलगी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उसको मारा गया था ताकि जो इस स्कैम के पीछे जो बड़े बड़े नाम हैं, उनका नाम कभी बाहर ही ना आए। तेलगी ने अपनी मौत से पहले ये बताया भी था कि इस स्कैम के पीछे कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं और वो तो मात्र एक प्यादा भर है। लेकिन जिन लोगों का नाम उसने लिया उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण इस केस को तेलगी की मौत के बाद रफा दफा कर दिया गया और इस केस की फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और कुछ समय बाद कानून ने इस पूरे केस को लीगल का ठप्पा लगा दिया। ये सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन। ये स्कैम लीगल इसलिए घोषित किया गया क्योंकि 1992 से लेकर 2001 के बीच बहुत से लोगों ने अपने लीगल कामों के लिए यही फेक स्टैम्प पेपर्स इस्तेमाल करे थे और अगर इन सब स्टैम्प पेपर्स को इलीगल ठहरा दिया तो इन पेपर्स पर किए गए हर एग्रीमेंट इलीगल हो जाएंगे। यानी 1992 से लेकर 2001 के बीच हर बिजनेस डील, हर शादी, हर प्रॉपर्टी की डील नकली थी। इसलिए अपने जुडिशियल सिस्टम को बचाने के लिए कानून ने इस पूरे स्कैम को लीगल घोषित कर दिया और पूरे सिस्टम को गिरने से बचा लिया। वैसे आपको क्या लगता है, तेलगी किसी बीमारी के चलते मारा था या उसे मारा गया था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जितने भी बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं उनके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही होता है। क्या आप आने वाली वेब सीरीज स्कैम 2003 देखने के लिए एक्साइटेड हैं? वेल, मैं तो हूँ।
If you like this video, do not forget to hit the like and subscribe button to support our channel. So see you all again. Bye bye.